हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय अमित में। क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है वो है आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में उस तरह से। तो ये जो एक्ट है आपका, जो इन्वायरमेंट एग्ज़ाम में एक फोर्थ यूनिट है, उस यूनिट का आधा टॉपिक एयर एक्ट पे ही है और दूसरा टॉपिक है वाटर एक्ट पे, जो 1974 पे आया है। तो आज हम लोग पूरी यूनिट में आधी यूनिट को आज ही ख़त्म कर देंगे। इसमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से बोर्ड हैं जो वर्क कर रहे हैं। और दूसरी बहुत ही खास इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक समझ लीजिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या आप फॉरेस्ट में, या आप एयर के रिलेटेड कोई वैकेंसी आती है, एनवायरनमेंट के रिलेटेड कोई वैकेंसी आती है, तो उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके छोटे छोटे से पॉइंट्स है, समझते चलिएगा। आपके एग्ज़ाम में, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो ये 1981 में आया था एक्ट। 1981 में डेट क्या थी? 29 मार्च। 29 मार्च को आया था ये 1981 में। ठीक है, इसका काम क्या था ये देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना सारा पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री के धुएं निकल रहे हैं और चिमनी है, इन सब से धुएं निकल रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो क्या काम था इनका? एन एक्ट टू प्रोवाइड द फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अमेंडमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। जो भी एयर पोल्यूशन में ये पॉल्यूटेंट आ रहे हैं, इन सबको प्रिवेंशन कंट्रोल करने के लिए, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट विथ ए व्यू टू कैरी आउट द aforesaid purpose of board for conferring on an assigning to such board power and function। तो बोर्ड के पूर्वोक्त उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से स्थापना की गई थी, जिसमें क्या हो रहा था? वायु प्रदूषण की रोकथाम। ठीक है, वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए एक अधिनियम बना था ये। तो वायु प्रदूषण में जितने भी एयर में जितने भी पॉल्यूटेंट हैं उन सबको ख़त्म करने के लिए, ख़त्म नहीं हो सकते एटलीस्ट कम कर सकते हैं, तो ये एक्ट बना था। कब बना था? तो ये एक्ट बना था आपका 1981 में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? वेयर एज डिसीजन वेर टेकन एट द यूनाइटेड स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोम इन 5th to 16th जून 1974। तो यूनाइटेड स्टेट नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर हुई थी, जहाँ स्टॉकहोम में हुई थी। ठीक है, स्टॉकहोम में हुई थी। 5 से 16 जून तक 1972 में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस चली हुई थी, जहाँ पर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पर क्या बताया गया था कि जितने भी आपके प्राकृतिक संसाधन हैं उनके संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए जाएं और निर्णय लिए जाएं। सारे देशों से अपील की गई थी। तो स्टॉकहोम जो यूनाइटेड स्टेट में था, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर टॉपिक था। 5 से 16 जून 1972 ये चली थी। तो वहाँ पर ये एडवाइस जब किया गया था, तो एंड वेयर एज इट इज कंसिडर नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन एफर्ट्स इन so far as they related to the prevention of the quality of air and control of the pollution। और जहाँ तक पूर्वोक्त निर्णयों को लागू करना आवश्यक समझा जाता है, वहाँ तक ये वायु की गुणवत्ता और संरक्षण की, वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधित है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि हाँ, उसके लिए हमें कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है? बी इट इनेक्टेड टू पार्लियामेंट इन द 32nd ईयर ऑफ द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। भारत गणराज्य के 32वें वर्ष में संसद में ये निम्नलिखित रूप से अधिनियम पारित हो गया था। तो देख लीजिए, भारत के 32वें गणराज्य वर्ष में, जब गणराज्य हो गया था तब से 32वें वर्ष में। देखिए चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, सारी चीज़ें देख लीजिए। इस चैप्टर में क्या है? चैप्टर 1 में ये किस तरह से बना, विस्तार हुआ, इसका प्रारंभ हुआ। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1981। ठीक है, ये अधिनियम वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 कहा जाता है।
इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत में विस्तारित है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, ये उस तारीख को लागू हुआ था यानी कि 29 मार्च को, जब केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जारी की थी। उस समय क्या था, मिसिस इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। एन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट ये पास हुआ था। चैप्टर 2 में क्या देखना है, चैप्टर 2 में देख लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। चैप्टर 2 में क्या है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में। ये जब पास किया गया ये पार्लियामेंट के द्वारा, तो दो बोर्ड बनाए गए। एक बोर्ड था सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, ये पूरा देश के ऊपर काम कर रहा था। दूसरा था स्टेट लेवल पे, ये हर एक स्टेट पे इंडिविजुअली काम कर रहा था। यानी जो भी सारी इंफॉर्मेशन होती थी वो पहले सेंट्रल बोर्ड को जाती थी, सेंट्रल बोर्ड इनको हर स्टेट के बोर्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। तो इसमें आपको सेंट्रल बोर्ड के कंपोजिशन पढ़नी है, उसके फंक्शन पढ़ने हैं और उसकी पावर पढ़नी है, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी स्टेट बोर्ड की कंपोजिशन, स्टेट बोर्ड का फंक्शन, स्टेट बोर्ड की पावर, और साथ ही साथ आपको ये लास्ट में जो दिख रहा है पेनाल्टीज, ये दोनों बोर्ड के सहमति से होता है पेनाल्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बोर्ड के द्वारा जो बनाया गया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो था CPCB, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाया गया था। इसमें क्या था, ये कैसे तैयार हुआ था, तो देखिए, जब जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की का 6 की धारा 3 के तहत गठित किया गया था। उस समय जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण की जो बोर्ड बनाया गया था, वही अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, इसलिए यह अधिनियम एयर पोल्यूशन के लिए भी काम कर रहा था। यानी कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, जल प्रदूषण बोर्ड 1974 में बना था, वही 1981 तक यही काम कर रहा था। कंपोजिशन में क्या क्या थी, कंपोजिशन यानी कि कैसे बना था, अ सेक्रेटरी appointed by the central government has power to nominate members of Central Pollution Board and the one chairman who has crucial knowledge regarding environment protection with 5 members। तो 5 मेंबर और 1 चेयरमैन यानी टोटल 6 मेंबर थे इस बोर्ड में। इनका फंक्शन क्या था, फंक्शन देख लीजिए। फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, पहला था इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, दूसरा था एडवाइस टू सेंट्रल बोर्ड, पहला इम्प्रूव करना क्वालिटी एयर की, दूसरा सेंट्रल बोर्ड को एडवाइस करना कि और कौन कौन से हमें स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट था आपका प्लान एंड कॉज नेशनल वाइड प्रोग्राम, जो भी प्लान बनाया जाए, प्रोग्राम किया जाए, पूरा नेशनल वाइज ही करवाया जाए उसको, जिससे कि एयर पोल्यूशन कम हो। 4 नंबर पे कोऑर्डिनेट विथ स्टेट गवर्नमेंट, ये कोऑर्डिनेट करते थे स्टेट गवर्नमेंट से वहाँ एक्टिविटी कराने के लिए, जो सारी प्रोग्राम्स होते थे जिससे एयर पोल्यूशन कम हो, लोग अवेयर हो। इसके बाद देखिए टेक्निकल असिस्टेंट एंड गाइडलाइंस, ये प्रोवाइड कराते थे, जिनके द्वारा रिसर्च से रिलेटेड सारे प्रोग्राम किया जा सकता था स्टेट बोर्ड के द्वारा। स्टेट बोर्ड में प्लान एंड ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग देते थे उन पर्सन को जो कि इनके रिसर्च वाइज में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इनका काम क्या था, कलेक्ट कंपाइल एंड पब्लिश टेक्निकल एंड स्टैटिक्स डाटा, कलेक्ट करते थे, कंपाइल करते थे सारे डेटा को और ये बोर्ड को सेंड करते थे। इस्टेब्लिश और रिकॉग्नाइज द लेबोरेटरी एंड लेबोरेटरीज, ये इस्टेब्लिश करते थे एक लेबोरेटरी की अगर जरूरत पड़ती थी सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, ठीक है, तो वहां पर ये रिसर्च वर्क किया जा सके। सेकंड है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCP। तो SPCP का काम क्या था, ये कैसे बना था, तो जैसे कि सेंट्रल बोर्ड बना था वैसे इनका भी था। वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 6 ऑफ 74, इनके द्वारा ही सारी पावर्स थी, वही इनको अभी तक वर्क करवा रहे थे जब तक ये बना था, ठीक है। पॉल्यूशन कंस्टिट्यूट अंडर 5th ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, 5th ऑफ दिस एक्ट के द्वारा ये एक्ट के अंदर काम कर रहे थे। तो सारी पावर जो थी वो सेम वैसे ही थी जैसे वाटर बोर्ड की थी। इसके बाद क्या है देखिए इनका कंपोजिशन, अब इसमें कितने इतने लोग होते हैं, तो इसमें होता है 2 पर्सन to represent the companies and corporation owned, control और मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो मैनेज किए गए हैं, यानी कि राज्य सरकार के स्वामित्व में 2 पर्सन होते हैं, ये फुल टाइम मेंबर्स सेक्रेटरी, और एक सेक्रेटरी होते हैं फुल टाइम मेंबर्स। तो कुल मिला के 3 पर्सन होते हैं, और जो सेक्रेटरी होते हैं प्रोसेस क्वालिफिकेशन
knowledge and experience of scientific, engineering and management aspect of pollution control। उनको ये सारी नॉलेज होती है, सारी एक्सपीरियंस होता है। उनके साथ 2 पर्सन स्टेट गवर्नमेंट पे, जो स्टेट गवर्नमेंट की बोर्ड बनता है उसमें ये काम करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है ये देख लीजिए फटाफट। प्लान ए कंप्रेशन प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम बनाते हैं जो कि प्रिवेंट कर रहे, कंट्रोल करे वहाँ की एयर पोल्यूशन को। ठीक है, दूसरा क्या, एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट, जैसे वो सेंट्रल बोर्ड वाले सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे थे, स्टेट बोर्ड वाले स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं। टू कलेक्ट द डिमिनेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये उसको रिसर्च वर्क में लगाते थे। कोलैबोरेट विद द सेंट्रल बोर्ड्स, अगर इनको जरूरत पड़ती है सेंट्रल बोर्ड से कोलैबोरेट करते थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते थे अपने पर्सन्स के लिए। ठीक है, इंस्पेक्शन टू ऑल टाइम, इनके पास पावर होती थी, किसी भी टाइम पर कहीं भी जा कर के इंस्पेक्शन कर सकते थे, चाहे वो इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री के प्लांट्स हो या इक्विपमेंट हो। इंस्पेक्शन एयर पोल्यूटेंट कंट्रोल एरियाज सच इंटरवल्स, जो ऐसे एरियाज हैं जो पहले से ही घोषित किए जा चुके हैं एयर पोल्यूटेंट एरिया में, वहाँ पे इंटरवल यानी कुछ अंतराल के बाद चेक किया जाए वहाँ पे कितना सुधार होने की जरूरत है और कितना सुधार हो चुका है। उसके बाद देखिए लाई डाउन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल बोर्ड, कुछ ऐसा टाइम आता था कि कुछ ऐसे उद्योग थे जिनके द्वारा पॉल्यूशन हो रहा है लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे सेंट्रल बोर्ड ने गाइडलाइन प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन फिर भी वो कॉज कर रहा है हार्मफुल, तो उसके लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके उसके लिए नई गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने के लिए रिक्वेस्ट करते थे जिससे कि उसको कम किया जा सके। टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करते थे। ये अदर फंक्शन करते थे जो कि सेंट्रल बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा इनको दिए जाते थे, तो वो सारे फंक्शन और वर्क ये करते थे। देखिए पावर क्या है इनकी, पावर मीन्स इनके पास क्या पावर थी या क्या अधिकार थे, ये दोनों के लिए बात हो रही, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की। आपको एग्जाम में बस थोड़े से पॉइंट्स लिखने होंगे और कुछ नहीं। तो पावर देख लीजिए क्या क्या पावर थी। तो पहला था पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, मेंटेन द रजिस्टर, इफेक्ट ऑफ अदर्स लॉ, तो ये नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति, रजिस्टर का रख रखाव, अन्य कानून का प्रभाव, ये था पहला इनका। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, पावर टू डिक्लेयर एयर पॉल्यूटेंट कंट्रोल एरिया, किसी भी एरिया में जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है इनके पास पावर थी उसको डिक्लेयर कर दे कि ये एरिया सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। इसके बाद देखिए पावर टू गिव इंस्ट्रक्शन फॉर इंश्योरिंग स्टैंडर्ड फॉर इमिशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स के उत्सर्जन के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए भी दिशा निर्देश देने की पावर थी इनके पास। रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज टू सर्टेन इंडस्ट्रियल प्लांट, कुछ औद्योगिक संयंत्रों के उपयोग पर भी ये प्रतिबंध लगा सकते थे, पावर थी पूरी। पर्सन कैरिंग ऑन इंडस्ट्री टीसी, ठीक है, नॉट टू अलाउ इमिशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट इन द एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड लाइट डाउन, उद्योगों आदि के चलाने वाले व्यक्तियों को राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक वायु प्रदूषण उत्सर्जन की अनुमति नहीं देना, नॉट टू अलाउ इमिशन। पावर टू बोर्ड टू मेक एप्लीकेशन टू कोर्ट, ये कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते थे उस पर्सन के अगेंस्ट में जो वहाँ पर वर्क कर रहा है और उनके गाइडलाइंस को नहीं मान रहा है। एंट्री एंड इंस्पेक्शन, इनके पास प्रवेश करने की और निरीक्षण करने की पूरी शक्ति थी, इनको कोई रोक नहीं सकता था। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, वहाँ से सूचना प्राप्त करने की शक्ति थी। टू मेक सैंपल ऑफ एयर एंड इमिशन टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग, मतलब आगे रिसर्च के लिए जो सैंपल्स इकट्ठा करते थे वो आगे रिसर्च के लिए लेबोरेटरी में भेजने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट अंडर सेक्शन 26, अंडर सेक्शन 26, सेक्शन 26 या धारा 26 के अंतर्गत सारी रिपोर्ट्स और रिजल्ट को ये एनालाइज करने का पूरा इनका अधिकार था। तो ये तो इनके अधिकार की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा आता है जो पेनाल्टीज है। ये पेनाल्टीज क्या है, ये दोनों बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड दोनों के द्वारा मिल करके सहमति से ये पेनाल्टीज यानी कि जुर्माना लगाया जाता था। तो पहला क्या था, अगर कोई व्यक्ति इस सारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी को गिल्ट पाया गया है, तो उसके ऊपर ये पूरी तरह से पेनाल्टीज लगाते थे। पेनाल्टी पहली क्या होती थी, 1 ईयर इम्प्रिजमेंट यानी 1 साल तक की कैद, अगर वो फिर भी नहीं मानता है, ठीक है, या उसके डॉक्यूमेंट्स में या कुछ भी ज़्यादा फॉल्ट आती है तो कैन बी एक्सटेंड बाय 6 ईयर, तो उसको 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है एंड विथ फाइन। ठीक है, तो ये फाइन के साथ साथ बढ़ाया जा सकता है।
उसके बाद क्या होता था, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने पर क्या होता था कि वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं, ये उनको टाइम देते थे। उस टाइम के अंदर अंदर इनको सारे डॉक्यूमेंट्स वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। अगर नहीं करती थी तब 500 रुपये प्रतिदिन तो जुर्माना लगाते थे ये, जब तक कि पूरा निर्देश नहीं हो पाता। तो ये इनके सारी पावर्स से पेनल्टीज थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं द वाटर पोल्यूशन। ये तो था हमारा एयर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन पे बात करेंगे जब, ये दोनों ही यूनिट आपकी इस यूनिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके खास खास पॉइंट्स आपको हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।